बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, सैलरी की बात आपके साथ करने लगा हूँ, तवज्जो भरपूर रखनी है। जो डिस्कस करेंगे वो एक गो में डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। जो चीज़ अगर कुछ रह गया उसकी वीडियो शेयर कर दूंगा। डन? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी क्या है? सैलरी का बात दिमाग में जब सैलरी आती है तो फौरी तौर पे ज़हन में आता है कि भैया असल में तीन पार्टीज हैं। एक एम्प्लॉयर जो काम कर रहा है, जो मुलाजमत पे रख रहा है, एक एम्प्लॉई जो मुलाजमत कर रहा है और तनख्वाह ले रहा है, एक तीसरी चीज है जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट यानी मुलाजमत। अच्छा, मुलाजमत में क्या चीज है? वो कहते हैं तीन चीजें, तीन शर्तों में से कोई शर्त भी पूरी हो जाए तो हम उसे मुलाजमत कहेंगे। सबसे पहले फिक्स्ड सैलरी मिलती हो, फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड सैलरी है तो ये क्या है? मुलाजमत है। दूसरे नंबर पे वो कहता है अगर आप किसी सरकारी ओहदे पर हैं तो ये मुलाजमत है। तीसरे नंबर पे वो कहता है अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो ये मुलाजमत है। सर जी, तीन चीजें, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट आपको बता दी। अब जरा अगली बात समझ लीजिए। बहरहाल आप कोई भी काम करें, नौकरी करें और उसके बदले में जो पैसे मिले वो सैलरी कहलाता है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? सर जी, कुछ तो ऐसी चीजें हैं ना, जैसे ओवर टाइम, फी, वेज, बोनस, ग्रेचुटी, लीव पे, कमीशन, वर्क कंडीशन, सप्लीमेंट। एक स्टूडेंट ने पूछा सर ये याद करना है? नहीं, इसको याद नहीं करना, इसको रीड करना है, इस सारे एरिया को। ये नहीं पूछता आपसे सैलरी में क्या शामिल होगा, वो कोई ट्रीटमेंट पूछेगा आपसे। वो सर समझ आ रहा है? ये सारी चीजें। वर्क कंडीशन, सप्लीमेंट है कि जब काम कर रहे हैं तो वहां की कंडीशन ही ऐसी है, हालात इतने अपसेट हैं कि वो वहां पर पैसे जो है ना आपको ज्यादा पैसे मिलते मुश्किल हालात की वजह से। सर जी, उसके बाद आगे आ गया परक्विजिट। किसको कहते हैं? सर जी, दो तरह की चीजें याद रखिएगा, एक को कहते हैं परक्विजिट और एक को कहते हैं अलाउंस। अलाउंस एक को कहते हैं अलाउंस और एक को कहते हैं परक्विजिट। परक्विजिट भी दो तरह का होता है। परक्विजिट दो तरह का होता है, एक परक्विजिट होता है मनी और दूसरा होता है अदर देन मनी। एक होता है मनी और एक होता है अदर देन मनी। जो मनी है उसके अंदर क्या चीजें शामिल हैं? उसके अंदर यूटिलिटी शामिल। जो आपको परक्विजिट का मतलब है सहूलत। आपको आपका एम्प्लॉयर कहता है कि तुम बिजली, पानी, गैस हमारी तरफ से, अब जितना भी बिल आएगा आप पैसे अपने एम्प्लॉयर से ले लोगे। यस और नो? तो ये क्या हो गया? सर जी, ये हो गया परक्विजिट जो मनी की सूरत में आपको मिला। दूसरे नंबर पे आपका एम्प्लॉयर कहता है तुम्हारा जितना भी इलाज होगा हम कराएंगे। आप बीमार हुए, आपने इलाज कराया, वो इलाज सारा आपने उसके पैसे पे किए और बाद में बिल आके अपने एम्प्लॉयर को दे दिया और उससे पैसे ले लिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्या है? सर ये परक्विजिट सहूलत है और सहूलत जो है वो मेडिकल फैसिलिटी की सूरत में आपको मिली है। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको परक्विजिट ऐसा मिलता है जो कैश की सूरत में नहीं होता। जैसे कि आपका एम्प्लॉयर आपको गाड़ी दे देता है, आपका एम्प्लॉयर आपको घर दे देता है। ये बेनिफिट तो है, ये सहूलत तो है, लेकिन ये पैसों की सूरत में नहीं है। तो ये इस केस में जब पैसे मिलते हैं तो फिर तो जितना पैसा आपको मिला वो आपकी इनकम में शामिल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पैसे नहीं मिलते, कुछ सहूलत मिलती है और वो पैसे भी नहीं होते, तो फिर आप ये देखते हैं कि आपको फायदा कितना हो रहा है। और वो फायदा वैल्यूएशन मेथड, टैक्स रूल से पता चलता है। इसके बाकायदा रूल्स हैं, इंशाल्लाह वो साथ साथ डिस्कस हो रहे होंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे बेनिफिट में दूसरी चीज क्या आ गई? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। और एक होता है अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। एक तरफ आपको परक्विजिट मिला है, दूसरी तरफ आपको अलाउंस मिला है। अच्छा, अलाउंस क्या होता है जरा पहले ये भी डिस्कस कर लूं कि अलाउंस का मतलब है आपको पैसा मिल रहा है।
एक तरफ एक फिर वही बात है कि एग्जांपल देता हूँ, एक तरफ आपके घर वाले आपको लंच दे के भेजते हैं और एक तरफ आपके घर वाले आपको पैसे देते हैं कि जाके लंच कर लेना। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एक तरफ हमारा एम्प्लॉयर हमें गाड़ी दे देता है और दूसरी तरफ हमारा एम्प्लॉयर हमें महीने का 50,000 रुपया देता है कि आप खुद गाड़ी किस्तों पर ले लो। अब जब वो पैसे दे रहा है तो ये क्या दे रहा है? अलाउंस दे रहा है। जब पैसे दे रहा है तो क्या दे रहा है? अलाउंस दे रहा है। सर जी गर्ज ये कि आपको सहूलत मिले या आपको अलाउंस मिले, आपने देखना ही होता है कि ये फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है या अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, काम करने के लिए या काम करने के बदले में। चूंकि अगर ये काम करने के लिए है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, तो फिर तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है तो ये यानी काम करने के बदले में पैसा मिला है। सर ये लैपटॉप मुझे दिया गया एसबीआई वालों की तरफ से ताकि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, सर ये बेनिफिट है लेकिन ये मेरी इनकम में शामिल नहीं होगा चूंकि ये काम करने के लिए दिया गया। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ऑन द अदर हैंड अगर एसबीआई वाले मुझे कराची भेजते हैं कि भाई आप जाओ कराची में जाके पढ़ाओ, तो सर क्या ये बेनिफिट है? तो इसका जवाब है भैया मुझे पढ़ाने के लिए भेजा, ये बेनिफिट इनकम में शामिल होकर टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ मैं वापस आता हूँ, एसबीआई वाले मुझे 5 लाख देते हैं कि आपने जो पढ़ाया उसके बदले में ये पैसे मिले हैं, ये पैसे टैक्सेबल होंगे। और सर समझ आ रहा है? ये देखना होता है कि काम करने के लिए पैसे मिले, ये काम करने के बदले। चार बातें। किसी कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयर के साथ, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किसी स्ट्रिक्ट रहने के लिए कोई पैसा या होने पर टर्मिनेशन, सारे केसेस में जो वो टैक्सेबल होगा सैलरी। सर जी अगली बात आ गई, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। सर जी आप अगर प्रोविडेंट फंड से कोई पैसा वसूल किया है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एक्सेप्ट फॉर अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट व्हिच वाज नॉट एंटाइटल्ड टू डिडक्शन। अच्छा आप बात बड़ी ध्यान से, ये मैं क्लास था पी डिटेल से, लेकिन अभी मैं आज ही बताने लगा एज्यूमिंग कि ये रिवीजन क्लास और आप लोगों को पी फंड का आइडिया है। सर जी मेरी बात सुनो, जब प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड होता है, टैक्सेबल होता है, चाहे उस कॉन्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है अमाउंट जितना भी होगा वो सारा टैक्सेबल होगा सिवाय उस कॉन्ट्रीब्यूशन के देते। सर जी आपको पेंशन मिल गई, आपको एम्प्लॉयर ने दे दिया, या आप सैलरी पर जो टैक्स था वो आपके एम्प्लॉयर ने दिया, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। लो सर स्कोप ऑफ सैलरी की बात करें, स्कोप ऑफ सैलरी की बात करते हैं और उसमें वो कहता है कि अगर स्कोप ऑफ सैलरी में वो कहता है, यार एक चीज ध्यान में रखना, आपकी जो सैलरी पाकिस्तान में सर्विस देकर आप कमा रहे हैं वो तो आपकी इनकम सर्विसेज दे रहे हैं तो लगेगा या नहीं? तो इसका जवाब है अगर आप फॉरेन में सर्विसेज दे रहे हैं और वहां से आपको टैक्स कट के पैसे मिल रहे हैं और वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी को पैसे जा रहे हैं, आप मौजूद पाकिस्तान में है में कर रहा है, वहां पाकिस्तान में मिली लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने उसको टैक्स काट के दी, तो सर अगर आपकी सैलरी पे टैक्स कट गया और आपके एम्प्लॉयर ने आपको, फॉरेन एम्प्लॉयर ने आपको टैक्स काट के दिया है और वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा भी करा दिया, तो फिर वो वाली जो इनकम है उस पर पाकिस्तान में टैक्स नहीं लगेगा। याद रखना अलाउंस टैक्सेबल होता है सिवाय उस अलाउंस करने के दिया जाता है। हाँ उसने कहा अगर आप अलाउंस इस, तो इसका मतलब है ये काम करने के लिए नहीं दिया गया, वो टैक्सेबल होगा। दूसरा
ना हो या आप अलाउंस को एक्चुअल में इस्तेमाल ही ना करें। उसने 2-3 बार पास पेपर में इस्लामाबाद के काम के सिलसिले में आपको 2.5 लाख मिला, 1.5 लाख इस्तेमाल हुआ, 1 लाख बच गया, क्या वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? हाँ ना करो भाई, यस शामिल होकर टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि भैया जो अलाउंस बच गया है वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर आपको एक सवाल है बासित वाला, उस हुआ है कि 5% ऑफ सैलरी के बराबर आपको अलाउंस मिलेगा। पॉइंट समझ आ रहा है? अब अलाउंस फिक्स कर दिया, फिक्स किया तो वो अलाउंस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। सर जी टैक्स होती है रिसीट बेसिस पर। क्या समझा जाएगा? क्या कब वसूल किया? जब पैसे वसूल किए तब टैक्स होगा। क्या समझा जाएगा कि कब पैसे वसूल किए? जब आपने एक्चुअल में पैसे वसूल कर लिए, या जब अप्लाइड ऑन बिहाफ एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन और अंडर एनी लॉ। सर जी जब किसी कानून के तहत आपने अप्लाई कर दिए या मेड अवेलेबल टू द पर्सन या अवेलेबल हो गए, अवेलेबल कर दिए गए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इन तीनों केसेस में एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन, अप्लाइड ऑन बिहाफ और एट द इंस्ट्रक्शन। मैंने कल आपको मिसाल दी थी, मैंने खुद जाके एसबीआई वालों से चेक ले लिया, या मैंने फोन कर कहा मेरे भाई को चेक दे दो, या उन्होंने मुझे फोन कर कहा सर चेक आगे ले ले, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली है। यहां पर एक चौथा पॉइंट है बड़ा कीमती, और वो ये है कि भैया सैलरी थी मेरी 1 लाख, मुझे सैलरी वसूल हुई है अकाउंट में 90,000, 10,000 का टैक्स कटा है। क्या समझा जाएगा मेरी इनकम कितनी है, 1 लाख या 90,000? भैया क्योंकि ये जो 10,000 रुपए का टैक्स कटा है ये किसके तहत कटा है? अंडर एनी लॉ टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो वो भी समझा जाएगा जैसे मैंने वसूल किया है। समझ गए? सर जी आगे चलता हूं। यार ये वाली बात समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा कीमती है। सर जी 2024 मुझे सैलरी की, और 2024 में 12 माह मैंने काम किया था, मुझे 8 माह की सैलरी मिली और 4 माह की सैलरी नहीं मिली। आपको तो पता है सैलरी रिसीट भी वसूल किए उस पे टैक्स लगेगा, ना कि जितने पैसे कमाए उस पे टैक्स लगेगा, तो पता है ना। अच्छा इसका मतलब ये है कि 2024 में मैंने वसूल किए थे 8 लाख, लेकिन मैंने कमाए थे 12 लाख, तो टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा? 8 लाख रुपए पर लगेगा। ऑन द अदर हैंड 2025 में क्या हुआ? मैंने वसूल किए 16 माह के पैसे, पिछले इस साल के मिल गए 16 माह के पैसे में वसूल किए, तो प्रैक्टिस मैंने कमाया 12 लाख है लेकिन वसूल 16 लाख किया है, तो किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा? 16 लाख पे। यार यहां तक मेरे साथ आ गए हो? इसका मतलब है कि बुनियादी असूल ये है कि सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस। हाँ, और अगला वो ये करता है कि भैया अगर सैलरी एरियर में होने की वजह से मुझ पे हायर वालों की सैलरी इस साल मिलने की वजह से हायर, तो फिर सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स, तो फिर सैलरी को रिसीट बेस पर टैक्स करने की बजाय आप एक्रूअल बेस पर भी टैक्स कर सकते हैं। यानी अगर आप पर हायर रेट पर टैक्स लग रहा है तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप एक्रूअल बेस पर भी टैक्स कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, जब 16 माह की सैलरी रेट पर टैक्स लगा तो हमने कहा नहीं भाई हम तो एक्रूअल बेस पर चलेंगे, चूंकि पैसे बच। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भैया पिछले 40 साल की वजह से हायर रेट पर टैक्स लग गया है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या करूं, सैलरी को एक्रूअल बेस पर दूं। और समझ गए? एक आया हुआ है आपके पास पेपर में, प्रैक्टिस करके आज आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी, और पेपर पे भी वो करके जाना है प्रैक्टिस। मेरा ख्याल है 6ठा सवाल है। सर जी सवाल है ये क्वेश्चन है
डॉक्टर जमाल, डॉक्टर जमाल, क्वेश्चन नंबर 1 स्प्रिंग 2021 का अगर मेरी किताब इस्तेमाल करें तो 103 नंबर सफ़े पर पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 डॉक्टर, वो जरूर आपने करना है सर। काफी अरसा हुआ इस तरह का सवाल शायद। अच्छा जी, आपको पता है इनकम फ्रॉम कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, इनकम कोई अमाउंट एज डिडक्शन अलाउ नहीं होती। सर जी अगली बात है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होता है? सुनो, मैंने मुझे लगा कि इंशाल्लाह ये कंपनी बहुत तरक्की करेगी, मैंने एक बंदा लिया और उसको कहा 5 साल के लिए तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, कहीं जाओगे नहीं। डन हो गई सारी बात, वो मेरे पास आ गया, काम करने लगे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मेरा काम नहीं चल रहा। मैंने उसको कहा अब तुम नौकरी छोड़ के चले जाओ। वो कहता है यार ये थोड़ी ड्रामेबाजी है, मैं नहीं जाता, मैं तो इस तरह नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कहता हूँ भाई तुम जॉब छोड़ दो, तुमने मेरे से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देता हूँ, तुम ये नौकरी छोड़ दो। ये जो 20 लाख मैं उसे दूंगा, इसको कहते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट, इसको कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। क्या कहते हैं सर? टर्मिनेशन बेनिफिट या गोल्डन हैंडशेक। अब यहाँ पर बात देखिए, व्हेन कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट द एम्प्लॉय में by notice to commissioner elect for the amount to be taxed at the rate as computed. Total tax paid or payable for three preceding years over। वो कहता है आपको, आपने उसको कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो और उस बंदे ने जो पैसे लिए उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इसको सेपरेट ब्लॉक, इन पैसों को सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे टैक्स करें या एनटीआर के तौर पे टैक्स करें। सर जी अगर वो एनटीआर के तौर पे टैक्स करेगा तो ये जितने पैसे वसूल किए टर्मिनेशन बेनिफिट के, ये किस हेड में जाएंगे? सैलरी के हेड में जाएंगे, और एनटीआर के तौर पे टैक्स होंगे, जिसका मतलब है सैलरी के हेड में जाएंगे, टोटल इनकम में शामिल होंगे, टैक्सेबल इनकम में शामिल होंगे, और इस पर स्लैब रेट लगेगा। यस और नो? अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर आपको लगता, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस बेनिफिट को सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करें, सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करेंगे तो ये टर्मिनेशन बेनिफिट अंडर द हेड सैलरी तो जाएगा, टोटल इनकम में तो शामिल होगा, लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगा। और रेट भी क्या लगेगा? रेट भी सेपरेट लगेगा। पिछले 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछली 3 साल की टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये सर टर्मिनेशन की बात थी, ये टर्मिनेशन की बात थी। रिलीफ वेयर सैलरी इज इन एरियर, ये बात आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका सर। सर टैक्स बॉन्ड बाय, ये जो बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर का मतलब है आपका टैक्स असल में अगर अली इमरान का टैक्स है वो अली इमरान की इनकम पे लग रहा है, वो अली इमरान को खुद पे करना चाहिए एफबीआर को। लेकिन अगर मेरा टैक्स भी एसबीआई वाले मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो ये भी एक बेनिफिट है जो मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर जी ये एक डिस्कशन है, इस पर ना मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, भाई नोट कर लें किधर बैठे हुए भाई टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर की वीडियो इन लोगों को शेयर करनी है। ये एक टॉपिक है लेकिन इसको पूरा समझाने के लिए ना काफ़ी एग्जांपल्स के साथ उस पर टाइम लग जाएगा, मैं उतनी देर में काफ़ी इसकी वीडियो शेयर करूंगा। सर जी टैक्स फ्री सैलरी या टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर हो गया, और सर कब समझा जाए कर लिया? सर जी जब एसबीआई ने मुझे गाड़ी दी, कब समझा जाएगा मैंने गाड़ी वसूल कर ली है? सर जब एक्चुअल में मैं गाड़ी वसूल करूंगा, अब मेरा भाई गाड़ी वसूल करेगा मेरे बिहाफ पर, या जब ड्राइवर गाड़ी वसूल करेगा मेरे कहने पर या मेरे भाई के कहने पर? जब ड्राइवर
गाड़ी वसूल करेगा मेरे कहने पर या मेरे भाई के कहने पर। तो भैया 4 केसेस हो गए, मैंने वसूल की, मेरे भाई ने वसूल की, ड्राइवर ने मेरे कहने पर वसूल की, या ड्राइवर ने मेरे भाई के कहने पर वसूल की। इसको मैं आम जबान में कहूं, जब एम्प्लॉय ने वसूल की, जब एम्प्लॉय के एसोसिएट ने वसूल की, जब थर्ड पर्सन ने एम्प्लॉय के कहने पर वसूल की, जब थर्ड पर्सन ने एम्प्लॉय के एसोसिएट के कहने पर वसूल की। अगली 4 बातें सुनो, जब एम्प्लॉयर ने बेनिफिट दिया, जब एम्प्लॉयर के एसोसिएट ने दिया, जब थर्ड पर्सन ने एम्प्लॉयर पर बेनिफिट दिया, या उसके एसोसिएट के कहने पर बेनिफिट दिया। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये चीजें थी। इंट्रोडक्शन टू वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। सर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर और पास्ट एम्प्लॉयर क्या होता है? जहां पे मैं पहले काम कर रहा था वो पास्ट एम्प्लॉयर है, जहां पे मैंने आगे बाद में नौकरी करूंगा वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है। तो इस केस में क्या है? सर जी बेनिफिट अगर आपका पास्ट एम्प्लॉयर दे या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर दे वो भी बेनिफिट है जो आपने वसूल किया। लो सर, अच्छा कन्वेंस की बात करने लगा हूं। आपका अगर कन्वेंस की बात आए या आपके एम्प्लॉयर ने आपको कन्वेंस दी है तो क्या करेंगे? सर जी उसने कहा अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कन्वेंस दी है, सबसे पहला स्टेप होता है न्यूमेरिकल में भी खास तौर पे हमेशा ये देखें कि पर्पस क्या है। क्या ऑफिशियल पर्पस के लिए दी है, बहुत ऑफिशियल और पर्सनल है, या सिर्फ पर्सनल है? अगर ऑफिशियल है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, अगर बहुत ऑफिशियल और पर्सनल है तो 5%, अगर सिर्फ पर्सनल है तो 10%। सवाल ये कि 5 या 10% किसका? तो इसका जवाब है कि ओन्ड है या लीज है। चूंकि अगर ओन्ड होगा तो कॉस्ट का 5%, और अगर लीज होगा तो फेयर मार्केट वैल्यू का 5%। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर, अच्छा तीसरे नंबर पे ये देखना होता है कि ड्यूरेशन क्या, कितना अर्सा वो गाड़ी आपके पास रही। अगर पूरा साल रही तो कुछ नहीं करना, 12/12 तो 1 ही होता है, और अगर 6 माह रही तो 6/12 कर दें, नहीं तो 3/12 कर दें। सर जी कन्वेंस की बात करने लगा हूं। कन्वेंस क्या होती है? सवारी। आपके एम्प्लॉयर ने आपको सवारी दी है, इसकी मैंने सारी स्टोरी आपके साथ डिस्कस कर ली। अब चल रहा हूं एकोमोडेशन की तरफ। एकोमोडेशन कहते हैं रिहाइश को। एकोमोडेशन किसको कहते हैं? रिहाइश को। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रिहाइश दे रहा है तो 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल, या जो रिहाइश उसने आपको दी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल या अमाउंट दैट वुड बी पेड इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो हायर होंगे वो लिए जाएंगे। वो कहता है अगर हाउस रेंट अलाउंस इज एडमिसिबल एट 30%, अगर हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 30%, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपको खास तौर पे कह देता है कि भैया 45% नहीं होना, 30% होना है, तो फिर आप 30% ही लेंगे, 45% नहीं लेंगे। अच्छा अगर मिनिमम टाइम स्केल और बेसिक सैलरी दोनों दी हुई तो कौन सा लेंगे? मिनिमम टाइम स्केल लेंगे। अगर मिनिमम टाइम स्केल नहीं दिया गया तो फिर बेसिक सैलरी लेंगे। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सर ये बात अकोमोडेशन की कर ली। जो रिहाइश आपके एम्प्लॉयर ने आपको दी है, जो रिहाइश आपके एम्प्लॉयर ने आपको दी है, उसको उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। वाज़-औक़ात वो सवाल में खास तौर पे आपको कह देगा 45% नहीं 30% लेना है तो 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल लेंगे। अगर मिनिमम टाइम स्केल ना दिया हुआ तो बेसिक सैलरी लेंगे, वरना मिनिमम टाइम स्केल ही लेंगे हमेशा। सर अब अगली बात सुनना, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कहा मैं तुम्हारा बिजली का बिल पूरा अदा करूंगा और बिल आ गया 1 लाख रुपए, आपके एम्प्लॉयर ने वो बिल अदा किया तो आपको फायदा कितने का हो गया? 1 लाख का। आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि मैं 50% तुम्हारा बिल अदा करूंगा और बिल आ गया 1 लाख रुपए, एम्प्लॉयर ने कितना अदा किया? तो 50,000 आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि 1 लाख रुपए मैं तुम्हारा बिल अदा करूंगा, तो 1 लाख कितना हो गया? 10,000 रुपए। सॉरी, मैं तुम्हारा 10% अदा करूंगा। 1 लाख अदा किया, 10,000 रुपए, 10,000 का बैन। यार इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा एक बात और, अगर वो आपको कह देता भाई तुम 10,000 देना, बाकी जितना इजाफी होगा मैं दूंगा, इसका मतलब है 90,000 रुपए का बिल
आपके एम्प्लॉयर ने अदा किया वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सेम गोज विद डोमेस्टिक सर्वेंट, सेम गोज विद डोमेस्टिक सर्वेंट में क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर आपको घर के लिए, डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू मुलाजम को, माली हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, खानसामा हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, ये सारे लोग जो घरेलू मुलाजमत हैं, असिस्टेंट जो होता है, ये सारे आपकी इनकम में, वो सारे बेनिफिट जो उन सारे लोगों की जो तनख्वाह है वो बेनिफिट है जो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर जी अब अगली बात करने लगा हूं, बात जरा कीमती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लोन देता है तो 3 केसेस हैं, या वो लोन आपको इंटरेस्ट फ्री देगा, या कंसेशनल देगा, या अबव बेंचमार्क देगा। बेंचमार्क क्या होता है? 10%, 10%, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे पास काम करते हो, तुम्हें मैं इंटरेस्ट फ्री लोन दे देता हूं, तो सर अगर मैं बैंक से लेता तो मुझे उसका इंटरेस्ट देना पड़ता? मैंने अपने एम्प्लॉयर से लिया, मुझे उसका कोई इंटरेस्ट देना, तो मेरा एम्प्लॉयर मुझे फायदा तो दे रहा है ना, 10% के हिसाब से मेरा एम्प्लॉयर मुझे फायदा दे रहा है, मेरी इनकम में लोग टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। केस नंबर 2 है, मेरा एम्प्लॉयर अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, जिसका मतलब यह है कि उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें 4% के हिसाब से लोन दूंगा, अगर बैंक से मिलता है तो 10% मिलता है, मैं तुम्हें कितने परसेंट पे दूंगा? तो फायदा कितने परसेंट से मिल रहा है? 6% से फायदा आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है। जितना फायदा आपका एम्प्लॉयर आपको देगा वो आपकी इनकम में शामिल होके होगा। केस नंबर 3, आपका एम्प्लॉयर अच्छा है ही नहीं, मार्केट से कितने का मिल रहा है? 10,000 का, आपका एम्प्लॉयर आपको कितने का दे रहा है? 12%, तो भैया वो तो आपको मार्केट से भी ज्यादा पर दे रहा है। तो सर अगर आप वो लोन ले लेते हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो बेनिफिट तो बहरहाल आपको कोई नहीं मिल रहा, ये जितना भी इंटरेस्ट आप उसे दे रहे होंगे ये जो है वो एक्सपेंस होगा। इस केस में कुछ भी टैक्सेबल अंडर सैलरी नहीं हो रहा होगा। सर जी आवाज क्लियर है ना? डिडक्शन होगा ये? जी भाई हाँ। अब पहली तो ये बात है इनकम में शामिल होगा या नहीं, पहले ये बात करते हैं। तो भाई इसका जवाब है इंटरेस्ट फ्री इनकम में शामिल होगा, कंसेशनल इनकम में शामिल होगा जितना फायदा हुआ है, और बेंचमार्क कोई फायदा हुआ ही नहीं तो कुछ भी इनकम में शामिल नहीं होगा। अगली बात, अगर लोन 10 मिलियन तक है तो भी कुछ भी इनकम में शामिल नहीं होगा। और दूसरी एक्सेप्शन, अगर आपने एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट लेना था और आपने इंटरेस्ट माफ कर दिया, अगर एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट माफ कर दिया है तो फिर एम्प्लॉयर अगर उसके जवाब में एम्प्लॉयर उसको इंटरेस्ट फ्री लोन देता है तो कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। समझ गए? 2 केसेस में कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। केस नंबर 1 क्या है? 1 मिलियन तक करो। केस नंबर 2 क्या है? सर केस नंबर 2 समझा देते हैं। भाई ने कहा है, अब थोड़ा सा आगे मैं इसको जूम इन करने लगा हूं। सुनो, मैं एसबीआई में नौकरी करने आया हूं। एसबीआई का था पी फंड। पी फंड में होती हैं 3 चीजें, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप इंटरेस्ट लेना चाहेंगे? मैंने कहा सूद है अस्तगफिर, मैंने इंटरेस्ट नहीं लेना। इंटरेस्ट लेने से क्या कर दिया है? इनकार कर दिया। बाद में मैं एसबीआई वालों को कहा कि मुझे लोन दो। एसबीआई वालों ने कहा यार ये बंदा जरा दीनी मजहबी है, ये तो इंटरेस्ट को पसंद नहीं करता, तो हम जो इसको लोन देंगे वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। अब एसबीआई वालों ने मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है तो 10% के हिसाब से फायदा मुझे मिल रहा है। क्या ये फायदा इनकम में शामिल हो गया? टैक्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं इंटरेस्ट ले भी नहीं रहा था और मुझसे इसी वजह से उसने इंटरेस्ट चार्ज भी नहीं किया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये इसकी लॉजिक है। लो सर, तो भाई अब अगली बात सुनना। बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर जो था वो तो टैक्सेबल अंडर द। अब अगली स्टोरी ये है, आ जाओ जरा। अगली स्टोरी यहां पर, ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया, और लोन क्या था? इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल था। और
एम्प्लॉय ने उस लोन से क्या किया, एसेट खरीदा, एसेट खरीद कर उससे क्या जनरेट हुई, इनकम जनरेट हुई, वो इनकम टैक्सेबल थी, उस टैक्सेबल इनकम पर क्या हुआ, इंटरेस्ट, उस टैक्सेबल इनकम के हवाले से इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट एज डिडक्शन अलाउ ऑन बेंचमार्क रेट, ये इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, एज डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, किस रेट पर, बेंचमार्क रेट के बराबर बेनिफिट आपको मिलेगा और आपकी इनकम में। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भैया एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया और वो इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन था, उसने उससे एसेट खरीदा, एसेट से इनकम जनरेट हुई, उस इनकम में से ये इंटरेस्ट माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा, अलाउड एज डिडक्शन होगा, किस रेट पर, बेंचमार्क रेट के हिसाब से। हाँ अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया और वो अबव बेंचमार्क था, तो फिर जितना एक्चुअल रेट होगा उस हिसाब से एज डिडक्शन लाओ। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? क्या एक एग्जांपल दूं या बात पकड़ ली है? एग्जांपल दे दें, सुने। अली इमरान ने एसबीआई से लोन लिया, लोन लेकर गाड़ी खरीदी, गाड़ी ऊबर पे चला दी, ऊबर वाली गाड़ी जब चली तो उससे इनकम जनरेट हुई, उस इनकम में से जो एसबीआई ने मुझे इंटरेस्ट भी दिया था और वो जो ऊबर में मैंने गाड़ी चलाई है, उस ऊबर की गाड़ी पर जो इनकम आ रही है उसमें से क्या ये वाला इंटरेस्ट एज डिडक्शन ला होगा? तो इसका जवाब है यस होगा। आपके मिस्टर शैंग एक सवाल है, उसके अंदर एक एडजस्टमेंट है, 3.8 मिस्टर शैंग ने अपने एम्प्लॉयर से लिया और बाद में उस लोन से उसने घर बनाया है और घर को किराए पर दे दिया है, तो क्या उस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, किराए की इनकम में से जो इंटरेस्ट है वो एज डिडक्शन ला? तो इसका जवाब है यस होगा। ठीक हो गया। साथ साथ मैं आपको पास पेपर का रेफरेंस देता जा रहा हूं। ठीक हो गया। ये 10% से कम नहीं होगा ना, 10% पक्का होगा, 10% होगा, और अगर बेंचमार्क होगा तो उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। अगर अबव बेंचमार्क लोन लिया हुआ अपने एम्प्लॉयर से तो ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। लो सर, माफ कर दिया है तो मैं उसका हाथ चूमूंगा, जो बेनिफिट मुझे मिला मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। मुश्किल तो अगर मैंने लोन तीसरे बंदे का देना था, मेरे एम्प्लॉयर ने लोन सेटल कर दी है, और यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, अगर लोन सेटल कर दिया है तो जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल, वो जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल होगा। सर सेल वाली बात कल बताऊंगा इन प्रॉपर्टी के साथ। अभी तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको कर दिया, आपके एम्प्लॉयर ने आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी या कोई प्रॉपर्टी दे दी, जो बेनिफिट उसने आपको दिया टैक्स होगा। बात होगा फ्री कुछ नहीं होता, 4 करोड़ की चीज है, 4 करोड़ का प्लॉट है, आपको 3 करोड़ का दे दिया, कितने का फायदा हो गया? सर उसके बाद आ गया एनी अदर बेनिफिट। वो कहता है भैया ये तो एक तरफ है, कोई भी बेनिफिट हो, यार आपको कोई भी बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर दे, क्यों दे रहा है? चूंकि आप उसके पास मुलाजमत करते हैं इसलिए दे रहा है, तो जो बेनिफिट आपके एम्प्लॉय को मिलेगा वो टैक्सेबल अंडर द होगा। हाँ, एम्प्लॉयर आपको कोई डेप्रिशिएबल एसेट दे देता है, क्या दे देता है? साथ वो ये भी कहता है कि ये रिटर्नेबल बेसिस पर है, वो आपको फ्रिज दे देता है, और 2 साल काम करके जब नौकरी छोड़ेंगे तो वो फ्रिज आपसे वापस लेगा। इसका मतलब है वो बेसिस पर दिया गया है, रिटर्नेबल बेसिस पर दिया गया। अब इस केस में जो फ्रिज आपको मिली, कितना बेनिफिट आपको मिला? सर डेप्रिसिएशन के बराबर वो बेनिफिट मिला है, वो आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। समझ गए? लो सर, मैंने अपने जज्बात आप तक पहुंचा दिए। यूनिट 2 के भी रिटायरमेंट बेनिफिट में 3 बातें हैं सर, 3 बातें हैं। सबसे पहली बात करूंगा ग्रेच्युटी की। ग्रेच्युटी क्या होती है? बंदा सर्विस करता है
और 10 साल एक बंदे ने सर्विस की, तो 10 सर्विस करने के बाद जब वो छोड़ के जाता है तो उसे एक बड़ा बेनिफिट मिलता है, उसको कहते हैं ग्रेचुटी। नॉर्मली ग्रेचुटी कैलकुलेट होती है जो आखिरी सैलरी उस बंदे ने ली होती है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। ठीक हो गया? क्या पेपर में वो ये पूछेगा कि ग्रेचुटी कैलकुलेट करो? नहीं। क्या पेपर में वो ये पूछेगा कि ग्रेचुटी क्या होती है? नो। पेपर में वो ये पूछेगा ग्रेचुटी इतनी मिली, बताओ टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। तो आपको ये देखना चाहिए, आपको इसका टैक्स ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। जैसे ग्रेचुटी के बारे में उसने कहा कि ग्रेचुटी क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट होती है? अगर सरकारी ग्रेचुटी हो तो वो एग्जाम्प्ट होती है। हाँ, अगर सरकारी ना हो तो देखा जाएगा ग्रेचुटी अप्रूव्ड है या अप्रूव्ड नहीं है। चूंकि अगर ग्रेचुटी अप्रूव्ड हो गई तो फिर मजीद देखा जाएगा फंड है या स्कीम। अगर फंड हुआ तो ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट है, और अगर स्कीम हुआ तो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है। हाँ, अगर ग्रेचुटी अप्रूव्ड ना हो, अगर ग्रेचुटी क्या हो? अनअप्रूव्ड हो, तो फिर उसने कहा लोअर ऑफ एग्जाम्प्ट होगी। किस हद तक? 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी विच एवर इज लोअर। द टैक्स पेयर हैज एन ऑप्शन टू टैक्स अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी एट NTR और एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 years। लो सर, ग्रेचुटी की मैं बात करूं तो टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेचुटी इज डिस्कस्ड एज अंडर। टैक्सेशन ऑफ ग्रेचुटी इज डिस्कस्ड एज अंडर। ग्रेचुटी की टाइप की बात करूं, ट्रीटमेंट की बात करूं। सर जी, ग्रेचुटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड था, एग्जाम्प्ट। अप्रूव्ड, यार अभी बता चुका हूं सारी बातें। स्कीम थी तो 3 लाख तक, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी थी तो 50,000 या 50%। जहां पर मैंने बताया टर्मिनेशन बेनिफिट का जो ट्रीटमेंट है, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी में भी आपके पास ऑप्शन है। चाहे तो NTR के तौर पे ट्रीट कर ले, चाहे तो पिछले 3 साल की एवरेज रेट अप्लाई करें और सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करें। यानी अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी को आप क्या कह सकते हो? सेम ट्रीटमेंट हो सकता है एज टर्मिनेशन बेनिफिट। हाँ, अलबत्ता कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे टर्मिनेशन बेनिफिट में आपको 50% या 75,000 विच एवर इज लोअर उस हद तक होता है, वो वाली रियायत नहीं मिलेगी। जब आपको अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी में रियायत नहीं मिलेगी, जब पेमेंट पाकिस्तान से बाहर करनी हो, जब पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करनी हो, जब एक से ज्यादा ग्रेचुटी हो, या पेमेंट किसी ऐसे एम्प्लॉय को कर रहे हो जो रेगुलर एम्प्लॉय ना हो और डायरेक्टर हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? पेमेंट रिसीव बाय द डायरेक्टर जो रेगुलर एम्प्लॉय, पेमेंट पाकिस्तान से बाहर हो रही है, या पेमेंट नॉन रेजिडेंट को हो रही है, या ग्रेचुटी एक से ज्यादा है, तो ये इन सारे केसेस में 75,000 या 50% ऑफ ग्रेचुटी विच एवर इज लोअर इस हद तक एग्जाम्प्ट होता है। पढ़ा है ना? ये वाला रूल अप्लाई नहीं हो। चलूं आगे? लें सर, पेंशन अब ये चेंज है, खासतौर पे जो रिपीट कर रहे हैं वो है, क्योंकि ये वाली बात नहीं करने लगा हूं। सर जी, पेंशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन उसने काफी ऊपर जाके टैक्स लगाया है। यानी अगर कोई बंदा 1 करोड़ रुपए की पेंशन, 1 करोड़ रुपए तक पेंशन वसूल करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा की पेंशन वसूल करता है तो करोड़ से ज्यादा अमाउंट पर 5% है। हाँ, अलबत्ता कि कोई बंदा 70 साल की उम्र पे पहुंच गया है तो फिर तो बिल्कुल ही कोई एग्जेम्पशन नहीं, फुली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी, पेंशन की मेन बात यह है, 10 मिलियन तक कोई टैक्स नहीं है, 10 मिलियन से ऊपर चले जाएं तो 10 मिलियन से ऊपर की इजाफी पर 5%, और अगर 70 साल से ज्यादा का है तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं। वो कहते हैं अब कितना रह जाएगा, इस पे टैक्स नहीं लेते। ठीक हो गया? लो सर, अच्छा अब अगली बात आपके साथ करने लगा हूं प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट फंड की जड़ को एक बार डिटेल से समझ लो। प्रोविडेंट फंड में 2 पार्टीज होती हैं, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ये जब कंट्रीब्यूट कर लेते हैं तो उसको
इंटरेस्ट लिया जाए, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, जो कितना बन गया 4,000, 400। अच्छा, और फिर जब बंदा जाने लगता है तो उसको एक एक्यूमुलेट मिल जाता है, जो किसके बराबर होता है, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट किया है, जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया और जितना इंटरेस्ट है जमा करके। पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर, वो बंदे ने नहीं काम छोड़ा, काम कर रहा है, 2,000 एम्प्लॉय ने दिया, फिर 2,000 एम्प्लॉय ने दिया, फिर टोटल कितना बन गया 8,400। इस पर फिर इंटरेस्ट मिला और फिर एक्यूमुलेटेड बन गया 9,000। यार मेरा इस तरह से ये प्रॉब्लम असल में, तो अगर देखा जाए तो एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन पे तो टैक्स लगना ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट करता है ना, उस पर पहले उसकी सैलरी पे के बाद वो पी फंड में कंट्रीब्यूट करता है, तो अब भैया एक बार टैक्स लग तो गया, बच्चे की जान लोगे, इस वजह से दोबारा टैक्स। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे कोई टैक्स नहीं होता कभी भी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे टैक्स होता है, इंटरेस्ट पे टैक्स होता है। तो भैया और एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है उस पर टैक्स होता है या नहीं, जरा देख लेते हैं। सर जी हम बात शुरू करते हैं, अगर तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है फिर तो मोजा ही मोजा, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में किसी तौर का कोई टैक्स है ही नहीं। और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, यानी एफबीआर से मंजूर शुदा नहीं है, फिर मौज है। सिर्फ जब शुरू में मौज है, लेकिन जब आपको रिटायरमेंट के वक्त 55 लाख रुपया मिलने लगेगा ना, उस वक्त उन्होंने कहना है इस 55 में से एम्प्लॉय ने कितना दिया हुआ है 18 लाख, चलो जी 18 लाख लेस कर देंगे 55 लाख में से, बकाया कितना रह जाएगा 37 लाख। वो कहेगा भैया अब इस अमाउंट पर टैक्स दो, यानी एक्यूमुलेटेड बैलेंस जब वसूल होगा तो उसमें से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेस करके बकिया अमाउंट पे टैक्स लगेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आया? अब मेरी बात समझो, एक बंदा जिसको 55 लाख रुपया मिल रहा है और जिसमें से 37 लाख रुपए पर टैक्स लगना है, तो इस 37 लाख मिलने की वजह से हायर रेट लगेगा स्लैब का। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस वजह से ये एम्प्लॉय को जब बड़ी रकम मिलती है तो उसका टैक्स भी बड़ा लग जाता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर रिकॉग्नाइज्ड हो ना तो फिर बड़ी मौज है। क्यों? एम्प्लॉय पे तो टैक्स लगना नहीं, पहले ही लग गया। एम्प्लॉयर के केस में 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, इन दोनों में से जो लोअर है उस हद तक एग्जेम्प्ट होता है और सिर्फ उससे ऊपर वाली अमाउंट टैक्सेबल होती है। जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% या 1/3 बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, इन दोनों में से जो हायर होता है। गौर की बात क्या है? इंटरेस्ट के केस में हायर लेना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के केस में, और वैसे वो एग्जेम्प्ट होता, और वैसे वो एग्जाम होता। और समझ गए सर जी? ये वाली बात आपके साथ कर दी है मैंने प्रोविडेंट फंड के हवाले से, समझ गए? अब एम्प्लॉय से पूछा जाए, एम्प्लॉय से पूछा जाए कौन सा बेहतर है, एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब उसे 55 लाख रुपए मिला तो उसे उस पर कोई टैक्स नहीं देना था। एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बेहतर है? वो भी रिकॉग्नाइज ही बेहतर है। क्यों? आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 7-8 में, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, अगर वो अप्रूव्ड हो तो ही उसे एज डिडक्शन अलाउ होता है। वो एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा है ना। सर जी भाई आप क्या पूछना चाहते? सर जी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल एक नहीं है, 2 से 3 है। 10.1 10.2 किताब में दी हुई है, इसके अलावा पास पेपर में भी हैं। ऑब्वियसली उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यार नोट कर लो, एक वीडियो इसकी हम साथ शेयर कर देंगे। सर अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देने का कम से कम 10 से 15 मिनट इस पर लग जाएंगे, ठीक है? अलबत्ता मैंने ये लाजमी तौर पर ये करनी होती है, ये देखें साथ नोट की हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली रिवीजन के वक्त सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। अलबत्ता वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आप ज़रूर देख लें,
आपने क्वेश्चन किया तो वो अनएड्रेस ना रह जाए। अच्छा, बेनोवलेंट फंड होता है बहबूद फंड। बहबूद फंड के वाले से जो पैसे आपको मिले वो तो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होंगे, एग्जेम्प्ट होता है। सर बेनिफिट ध्यान से सुनना ये बात, अगर आपका एम्प्लॉयर होटल और रेस्टोरेंट है और आपको फ्री खाना देता है, अगर आपका एम्प्लॉयर फूड इंस्टीट्यूशन है और आपको फ्री एजुकेशन देता है, अगर आपका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल और क्लिनिक है और आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है, आपका, मैं एसबीआई में पढ़ाता हूं, एसबीआई एक नया कोर्स लॉन्च करता है, वो मैं पढ़ता हूं, एसबीआई वाले मुझसे कोई फीस नहीं लेते, तो बेनिफिट तो मुझे मिल रहा है, क्या मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? मेरा एम्प्लॉयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो मुझे फ्री है सब्सिडाइज्ड एजुकेशन दे रहा है। सर जी मिस्टर शैंग वाला सवाल है, उसमें वो काम करता होता है रेस्टोरेंट में, मिस्टर सलमान वाला सवाल भी है, दोनों में वो एक बंदा होटल में काम करता है, एक बंदा कैफे में काम करता है। ये बंदा जब वहां पे काम कर रहा होता है, वर्किंग आवर्स में जो खाबे छाबे होते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट होता है सर। लो सर ये बात भी हो गई। सर ये वाली बात सुन लो, बड़ी काम की बात है। किथे गया मियां साहब? भैया देखना ये क्यों बंद हो गई है। अच्छा, एक दो स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, गच्चे हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन एक बात बिल्कुल श्योर है, हर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरतीब से वो साथ करते रहो। सबसे आसान और बेहतर अप्रोच ये है। इवन कोई बच्चा रह जाए तो यार ये सब कुछ यूट्यूब पर जा रहा है, इसी तरतीब से ये वाले लेक्चर लेकर आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा जी, इसी तरतीब से ये वाले लेक्चर लेकर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सर जी मेडिकल अलाउंस एंड रीइंबर्समेंट, मेडिकल अलाउंस किसको कहते हैं? मेडिकल अलाउंस किसको कहते हैं? आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल के लिए को पैसे देता है, उसको मेडिकल अलाउंस कहते हैं। याद रखना, मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होता है। मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होता है। मेडिकल फैसिलिटी अगर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो एग्जेम्प्ट, और इसकी शर्त है मेडिकल फैसिलिटी अगर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, एनटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर हो, अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर हो तो एग्जेम्प्ट। अगर मेडिकल फैसिलिटी नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो टैक्सेबल। तो भैया एक मेडिकल अलाउंस आ गया, एक मेडिकल फैसिलिटी आ गया। अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों हैं तो पहले क्या देखेंगे? मेडिकल फैसिलिटी देखेंगे। अगर वो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होगी तो मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल होगा। अगर वो मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल हुई तो मेडिकल अलाउंस क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 10%। चार बातें हैं, पहले दो कल्ले हैं। अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस है 10% तक एग्जेम्प्ट है, अप 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी के बाद अगर सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी है तो देखा जाएगा एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एग्जेम्प्ट, नॉट एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है टैक्सेबल। तीसरी, मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों है तो मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों है, मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 10%। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? लीव इनकैशमेंट सरकारी मुलाजिम की प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट एग्जेम्प्ट है, वरना हमेशा टैक्सेबल होती है। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड ये तो डिडक्टेबल अलाउंस है, लेकिन ये जिस बंदे को मिलता है उसकी इनकम होता है और एग्जेम्प्ट होता है। सर जी किसी बंदे को पाकिस्तान से बाहर कोई अलाउंस दी है, चूंकि उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सर्विसेज दी है पाकिस्तान से बाहर, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगे। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन वो भी एग्जेम्प्ट होती है। सर जी वो बच्चे जो पहले पढ़ रहे थे और उनकी पिछले अटेम्प्ट में नहीं पेपर पास हो सका, या उन्होंने इस अटेम्प्ट में क्लास ही नहीं, बताता चलूं फुल टाइम टीचर या रिसर्चर 25% टैक्स
क्रेडिट मिलता था टैक्स लायबिलिटी का, वो अब क्या हो गया हुआ है, खत्म हो गया हुआ है। अब किसी किस्म का फुल टाइम टीचर या रिसर्चर अलाउंस नहीं होता। सर जी अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जाए और बाहर जाके उसकी नौकरी लग जाए तो जो सैलरी वो बाहर कमाएगा उस पर कोई टैक्स पाकिस्तान में उसे अदा नहीं करना पड़ेगा। और अगर कोई बंदा पाकिस्तान में मौजूद है और वो बाहर से सैलरी ले रहा है तो उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट होगी फॉरेन सोर्स सैलरी। अगर वो बाहर, अगर उसे सैलरी पे टैक्स कट के मिल रहा है और उसकी सैलरी पर जो टैक्स है वो दूसरे मुल्क की रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जा रहा है। ये वाली बात मैं पहले भी बता चुका हूं आज ही के दिन में। बहरहाल अगली बात आई एम्प्लॉय शेयर स्कीम की। एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या है? स्कीम जिसके तहत एम्प्लॉय को शेयर्स दिए जाते हैं उसे एम्प्लॉय शेयर स्कीम कहते हैं। किसके शेयर? या कंपनी के अपने, उसकी एसोसिएटेड कंपनी के शेयर दिए जाते हैं। किसको? या एम्प्लॉय को या एसोसिएट के एम्प्लॉय को। बाज़ औक़ात तो किसी ट्रस्ट को शेयर दे दिए जाते हैं ताकि वो तकसीम कर दें किसको। और कंपनी उसमें 25,000 बंदा काम करता है तो किस किस को कितने कितने शेयर देने, लंबी चौड़ी सरदर्द पे कंपनी खुद तो नहीं लगाएगी, क्या कर देगी, एक ट्रस्ट बना देगी और ट्रस्ट को कहेगी वो आगे तकसीम कर दे। सर 7 केसेस है, ध्यान से सुन लो, पढ़ लिया। एम्प्लॉय शेयर स्कीम जेब में। आज का आखिरी टॉपिक भी है। केस नंबर 1, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दिए। कितने? 1000 शेयर। एक शेयर की कीमत क्या थी? 10 रुपए कीमत थी। तो एम्प्लॉय का कितने का फायदा हो गया? 10,000 रुपए का फायदा एम्प्लॉय को मिल गया, उसकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। मुश्किल तो नहीं है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा 10 रुपए का शेयर तुम्हें 5 का दूंगा, तो फायदा कितने का हुआ है? 5 का फायदा हो गया, वो उसकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। केस नंबर 2, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स ना दे बल्कि क्या दे दे? ऑप्शन दे दे। ऑप्शन का क्या मतलब है? वो एक्चुअल में शेयर ना दे बल्कि वो शेयर खरीदने की ऑप्शन दे दे। मिसाल के तौर पे वो एक कागज पर लिखा हो कि मिस्टर अली इमरान हैज द ऑप्शन टू बाय 1000 शेयर्स एट ₹10 ईच। ये कागज मुझे मिल गया। अब इस कागज को दिखाकर मैं शेयर ले सकता हूं। कितने रुपए के हिसाब से? 10। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। इस कागज को क्या किया कहा जाएगा? ऑप्शन। यानी इस कागज की वजह से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं शेयर खरीद सकता हूं। यकीन करें जब आपको ऑप्शन मिल गई तो उस मौके पर आपने किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाना। मैंने ये बात इसलिए की है कि वो आपको लालच देता है। वो कहते हैं आपको जब ऑप्शन मिली तो उस वक्त ऑप्शन की फेयर मार्केट वैल्यू 50 रुपए थी। आप जज्बाती होते, कहते 50 का फायदा हो गया, फौरन इनकम में शामिल करके टैक्स कर दो। ऐसा नहीं करना। ऑप्शन मिलने पर, ऑप्शन ग्रांट होने पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। बाज़ औक़ात ऑप्शन आपको फ्री में मिल जाती है, बाज़ औक़ात ऑप्शन आपको पैसे देकर मिलती है। आपको ऑप्शन मिली है 5000 रुपए देकर, उस वक्त ऑप्शन की फेयर मार्केट वैल्यू 10,000 थी, तो 5000 का फायदा इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? भैया ऑप्शन पे टैक्स लगना ही नहीं है। आपका ऑप्शन खरीदने पर पैसे लगे या नहीं लगे, ऑप्शन पे टैक्स नहीं लगना। जिस वक्त आपने ऑप्शन को बेचना है उस वक्त टैक्स लगना है, या जिस वक्त आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है उस वक्त टैक्स लगना है। अगर आपने ऑप्शन को बेच दिया, डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन हो गए, तो उस वक्त टैक्स लगेगा। अगर आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दिया तो उस वक्त टैक्स लगेगा। अगर आपने ऑप्शन को डिस्पोज कर दिया तो क्या बनेगा? सर जी 10,000। डिस्पोजल कितना है? 10,000। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या है? 1,000। टैक्सेबल सैलरी कितनी है? सर जी मेरी बात सुनो, आपको ऑप्शन मिल गए थे, आपने ऑप्शन खरीदे 1,000 के हिसाब से, आप ऑप्शन ही बेच दिए 10,000। आपको कितने का फायदा हो गया? नो सर, अभी तो आप कह रहे थे कि ऑप्शन पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि ऑप्शन पे टैक्स है। भैया ऑप्शन मिलने पर कोई नहीं है, ऑप्शन बेचने पर तो, और समझ रहे हो?
अच्छा, चौथी बात, आपको ऑप्शन थी कि आप ऑप्शन के जरिए शेयर खरीद सकते हैं, आपने वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, आपने सच्ची मुच्ची से ऑप्शन से शेयर खरीद लिए। जब आप शेयर खरीदे तो वैल्यू क्या थी? 100 रुपए वैल्यू, ऑप्शन में 1000 रुपए की, आपने एक्सरसाइज किए थे 10 रुपए के हिसाब से, कितने का फायदा हो गया? 80,000 का टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ये जो भी फायदा हो रहा है सारा आपका एम्प्लॉयर आपको फायदा दे रहा है। सर जी, आपके एम्प्लॉयर ने आपको शेयर दिए थे ताकि आपके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा हो। उसने आपको शेयर इसलिए दिए थे ताकि आपको ये मेरी कंपनी है, मैं इसका मालिक हूं, मेरे पास शेयर है। लेकिन आप तो बड़े अजीब आदमी निकले, आपको शेयर मिले, आपने शेयर फौरन बेच दिए। तो टैक्स सोचा ओके ये है, हम आपको शेयर भी और साथ ये भी कह देंगे कि आप इसको बेच नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन भी लगा देंगे ट्रांसफर पे। तो भैया रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर, फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द डेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस करेंगे, एक्सरसाइज प्राइस लेस करेंगे, जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड। सर जी, अगर रिस्ट्रिक्शन पीरियड था तो याद रखें आप मालिक तब बनेंगे जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होगा। यानी वो आपको शेयर देते थे और कहते हैं 1 साल तक आपने नहीं बेचना, तो भैया 1 साल खत्म होने के बाद जिस डेट पर आपके पास बेचने का राइट आएगा उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बाकी जो बेनिफिट आ गया वो क्या होगा? वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। दिस इज केस नंबर 5 डिस्पोजल में अगर फेयर मार्केट वैल्यू दी हो तो नहीं लेना जी। अगर डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन में फेयर मार्केट वैल्यू उसने दी हो। सर जी, डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन में जितने का बेचा ऑप्शन वो वाली वैल्यू लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक हो गया। केस नंबर 6, आप अब केस नंबर 6 को ध्यान से समझो यार। आप एक्सरसाइज कर ली, आप ऑप्शन के मालिक बने, आप चाहते आप बेच देते, आपने नहीं बेचा। जिस वक्त आप टैक्सेबल सैलरी होता है, मालिक आपने उसको ऊपर अलमारी में रख दिया और 6 माह बाद आपने निकाला और आपने कहा मैं ये शेयर बेच देता हूं। 6 माह के पीरियड में शेयर की वैल्यू बढ़ी, आप कीमत बढ़ने की वजह से हुआ, की कीमत बढ़ने की वजह से जो फायदा होता है वो टैक्सेबल अंडर द हेड होता है। सर ये असल में सेल प्रोसीड, आपने कुछ ऐसा शेयर अपने पास होल्ड किए और उसके बाद जब उसको बेचे तो उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस लेस कर दी, जो बेनिफिट आया वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा बल्कि टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। अब यहां पर एक बात सुनो, टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। यहां पर 2 तरीके हैं। एक तरीका तो कि जब आप उसके मालिक बने थे तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालो, और फिर जब आपने बेचा है तो उस सेल प्रोसीड में से फेयर मार्केट वैल्यू लेस कर दो, केस नंबर 1। और कि जितने का आपने बेचा कॉस्ट ऑफ ऑप्शन भी लेस करो, साइज प्राइस भी लेस करो, और जो सैलरी टैक्स हो गई है वो भी लेस करो, फिर जो बेनिफिट आएगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। तो भैया 2 ऑप्शंस हैं, दोनों एक चीज को ध्यान में रखना, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के केस में कैपिटल गेन में बात सिर्फ तब जाती है जब पहले अंडर द हेड सैलरी हो गई हो, क्योंकि जब मालिक बने सैलरी बात होती है और उसके बाद आपने शेयर को होल्ड किया और शेयर की कीमत बढ़ी, अब जो फायदा होगा वो अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा बल्कि अंडर द हेड कैपिटल गेन। और सर समझ आ गई? इसके बाद अगली बात करते हैं, और केस नंबर 7 क्या कहता है? डिस्पोजल। सर रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान बेच दिया अगर आपने, तो जो फायदा भी होगा सारा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा, क्योंकि कैपिटल गेन में आपने तब जाना है यार असल में शेयर एम्प्लॉयर ने दिए तो पहले तो लेके आएंगे, घर आपने शेयर रख लिए, अब वो शेयर बढ़ गए, अब कैपिटल गेन है। अच्छा, उसने आपको कहा था रिस्ट्रिक्शन बेचना, आपने एक दोस्त से कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे ही खत्म हो गया आपने ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन, जब आपने उसको बेचा
तो उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस करेंगे, एक्सरसाइज प्राइस लेस करेंगे, जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भैया कैपिटल गेन में सिर्फ तब जाएगा जब ऑलरेडी अंडर द हेड सैलरी जा चुका हो। सर जी ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली। पास पेपर की अगर मैं बात करूं तो 2-3 सवाल ऐसे हैं जो कि आपको लाजमी करने चाहिए। अगर मैं पास पेपर की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 डॉक्टर जमाल वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, 8, 9 ये तीनों सवाल आप समझे आज की होम असाइनमेंट है। 6, 7, 8, 9 ये आपने जरूर करने हैं। मैंने आपको सैलरी की सारी बातें बता दी। सिर्फ एक टॉपिक टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, उसकी वीडियो शेयर करूंगा चूंकि वो 15-20 मिनट ले जाता है वर्किंग करते हुए। जी सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी भाई ने कहा है मिनिमम टाइम स्केल क्या होता है? आमतौर पे जो सरकारी मुलाजिम होते हैं ना सर, उनकी सैलरी होती है, लेट से 18वें ग्रेड का अफसर है, उसकी सैलरी है 1.5 लाख रुपए मिनिमम, 15,000 रुपए का इंक्रीमेंट होगा और उस स्केल की मैक्सिमम सैलरी है 4 लाख रुपए। तो एक किसी पर्टिकुलर स्केल पर सबसे कम सैलरी जो होती है उसे मिनिमम टाइम स्केल कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये जो 18वें ग्रेड का मुलाजिम है, फॉर एग्जांपल इसकी सैलरी है 2,50,000 रुपए, लेकिन जब मैं एकोमोडेशन का बेनिफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल ले रहा हूँ, बेसिक सैलरी नहीं ले रहा हूँ। और समझ आ रहा है? ये होता है सर, ये मिनिमम, ये यानी 1.5 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साल की आएगी, उसका 45%। सर जी वो अगर सवाल में खास तौर पे कह दे कि 45% नहीं 30% लेंगे तो फिर 30% लेंगे। अगर कुछ नहीं कहा तो क्या लेंगे? 45%। डन सर जी। सर ये अब 2 वीडियोस आपके साथ कमिट हुई हैं, एक टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक ये जो भाई ने कहा था प्रोविडेंट फंड की एक एग्जांपल। डन सर, आज नहीं था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।